हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी आशा भोसले जी और आर डी बर्मन के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले आशा भोसले जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग था, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उनको पब्लिक अपीयरेंस करते हुए हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा है। तो कोई कह नहीं सकता था कि ये उनका आखिरी अपीयरेंस हो रहा है। उसके कुछ वक्त बाद इस दुनिया को वो अलविदा कह देंगी। देखा जाए तो उनकी अच्छी खासी एज थी। काफी कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बुरा ज्यादा देखा और अच्छा सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पे देखा। लेकिन जो भी उन्होंने देखा उसे हासिल करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लालचनों का भी सामना करते 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 उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया। और फिर उनकी निजी जिंदगी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही। उनके दो बच्चे उन्हीं की आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो एक औरत के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके जीते जी उसी की आंखों के सामने उसके बच्चे इस दुनिया से चले जाएं। तो इतनी ट्रेजेडीज उन्होंने देखी अपने जो भी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल रिलेशनशिप्स भी उन्होंने बहुत सारे खोए हैं। उनमें से एक रिलेशनशिप उनका बना था जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन के साथ। आर डी बर्मन जो थे वो एस डी बर्मन के बेटे थे। और आर डी बर्मन में एक अलग सा ही टैलेंट, फायर था। और उन्होंने उसी के दम पर अपना म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम हासिल किया, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। उसी दौरान करियर के शुरुआत में ही उनकी मुलाकात आशा भोसले जी से होती है। और फिर उसके बाद ये साथ जो एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ता है कि प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ तक ये साथ चलता है। इन दोनों ने मिलकर साथ में जो गाने कंपोज किए, वो गाने मतलब रेडियो स्टेशन पर धूम मचाते तो रहे। और आज भी इतने साल होने के बावजूद भी जब हम आर डी बर्मन के सॉन्ग सुनते हैं, और स्पेशली आशा भोसले जी और आर डी बर्मन का कब जब हम कॉम्बिनेशन सुनते हैं, तो वाकई म्यूजिक को एक अलग नजरिए से देखने का मन करता है। क्योंकि जिस लेवल पर आशा जी ने और बर्मन साहब ने जो म्यूजिक को वो लेकर गए, जिस तरीके से उन्होंने अपने गाने बनाए मिलकर, एक तरीके से एक टीम वर्क होता है एक सिंगर और एक म्यूजिक डायरेक्टर का। वो तालमेल बड़ा ही जबरदस्त होना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के बीच में जितना अच्छा तालमेल होगा, गाना उतना ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा। और ऐसे में जब ये तालमेल पर्सनल प्रोफेशनल दोनों हो तो फिर कैसा हो, यानी कि पर्सनल से ज्यादा नहीं, प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल हो जाए तो फिर और क्या कहने। और यही वजह है कि आशा जी और आर डी बर्मन की जो पर्सनल इक्वेशन थी एक दूसरे के साथ, उसने भी इस जोड़ी को बहुत ही बेहतरीन गाने देने के लिए मुझे लगता है प्रोत्साहित किया होगा। क्योंकि इतने घंटों साथ बिताना, रिहर्सल्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत कुछ। हम तो सिर्फ गाना सुनते हैं, वाओ कितना अच्छा है। लेकिन जो गाने को बनाने में, फिर उसको गवाने में जो मेहनत लगती है, और सिंगर को म्यूजिक डायरेक्टर का नजरिया कि वो क्या चाहता है गाने में, क्या वो एक्सपेक्ट करता है, और जिस हीरोइन पर ये गाना फिल्माया जा रहा है उस हीरोइन के साथ ये गाना जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा, जिस सिचुएशन पर ये गाना डाला जा रहा है उस सिचुएशन के साथ ये गाना जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा। बहुत तरह की धुनों पर बोल बिठाने, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। और उस टाइम पर तो इतने टेक्नीशियंस भी नहीं होते थे। अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी, नई
तरक्की आ गई है। पहले तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था और थक जाते थे लिटरली रियाज़ करना, फिर बार-बार रिहर्सल हो रही है और सुर जो है वो ठीक से नहीं लग रहा है, अंतरा ठीक से नहीं बैठ रहा है। मतलब ये आसान नहीं होता। मुझे थोड़ी नॉलेज है तो मुझे पता है कि कैसे ये सारी चीज़ों में वक़्त लगता है। तो कितने घंटे आर डी बर्मन जी और आशा भोसले जी रिकॉर्डिंग के दौरान, रिहर्सल्स के दौरान साथ में बिताते होंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग और दोनों ने मिलकर इतने सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए, जिसकी वजह से ये जोड़ी जो है वो काफ़ी फेमस भी हो गई। और जो गाना आर डी बर्मन को जिस मूवी के लिए साइन किया जाता था म्यूजिक बनाने के लिए, तो साथ ही साथ उसमें आशा भोसले जी का एक गाना तो ज़रूरी होता था और कभी-कभी तो एक से ज़्यादा भी गाने हो जाते थे। तो आप सोचिए कि इन दोनों ने मिलकर कितना समय साथ बिताया होगा। और दो दुखी मन जब मिलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है एक दूसरे के करीब आना तो बनता है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब की भी जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। वो भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे, डिवोर्सी थे। और आशा जी की ज़िंदगी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। 3 बच्चों की माँ थीं, तलाकशुदा थीं, अपनी पहचान बनाना चाहती थीं और काफ़ी संघर्ष वो कर रही थीं और इस संघर्ष की कीमत भी वो उन्होंने बहुत चुकाई है। तो 2 दुखी लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अपना दिल हल्का करते हैं। प्लस क्या होता है कि ज़िंदगी में आप लोगों ने भी ये चीज़ पता नहीं नोट करी होगी, नहीं करी होगी, कि जब इंसान को ऐसा लगता है कि हम सब हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी जो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि मज़बूत से मज़बूत रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इतना कर्मों का ऐसा फ़ोर्स आता है कि कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी रिलेशनशिप आप देख लो, ज़रा-सी प्रॉब्लम आती है तो कितने रिलेशनशिप जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। चाहे भाई-बहन का हो, माँ-बेटे का हो, माँ-बेटी का हो, बच्चे और माँ-बाप का हो। जो ये कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, यही अक्सर हमें बताती हैं कि कौन-सा हमारा रिलेशनशिप सच्चा है और किस में हम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। तो जब आशा जी और आर डी बर्मन मिले और उसके मिलने के बाद दोनों ने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काफ़ी सक्सेस देखना शुरू कर दिया। तो उनको ये लगने लगा कि भई सारी ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहेगा, मैं गाना बनाता रहूँगा, तुम गाती रहोगी, तुम्हारी भी डिस्टर्ब पर्सनल मैरिज है, मेरी भी डिस्टर्ब पर्सनल मैरिज रही है, तो क्यों ना हम दोनों एक जैसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो जब हम प्रोफ़ेशनली एक दूसरे को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो पर्सनल लेवल पर क्यों नहीं कर सकते? और क्या होता है कि एक जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इंसान की घर की बीवी अलग होती है और बिज़नेस वाइफ़ अलग होती है। जो आपका प्रोफ़ेशन अंडरस्टैंड करती है और जो बीवी होती है वो आपकी घर गृहस्थी अंडरस्टैंड करती है। और क्या हो कि आपकी जो बिज़नेस वाइफ़ ही आपकी अगर घर की वाइफ़ बन जाए, तो ये एक तरीके से बेनिफिट ही लगता है, जो आर डी बर्मन साहब को लगा कि भई जो मेरे साथ मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मुझे अंडरस्टैंड कर रही है, उसका मेरा रेपो अच्छा है, तो पर्सनली भी ये मुझे अंडरस्टैंड कर पाएगी और हम इतना साथ में मिलकर हम इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आगे भी हमारी ज़िंदगी बेहतर जाएगी। और इसी मुकालते के चलते दोनों ने फिर आखिरकार शादी कर ली। हालाँकि शादी करना इतना आसान नहीं था। 6 साल का एज डिफरेंस था आर डी बर्मन साहब और आशा भोसले जी में। और कहा जाता है कि आर डी बर्मन जी की मदर को इस रिश्ते से बहुत ऐतराज़ था। लेकिन फिर बाद में आर डी बर्मन के पिता की जब डेथ होती है, तो उसके बाद ही उनकी मदर आर डी बर्मन साहब की एस डी बर्मन की डेथ के बाद आर डी बर्मन की जो पत्नी है वो शॉक में चली जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी याददाश्त भूलने लगती हैं। और फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि भई इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो उसी के चलते फिर आर डी बर्मन ये डिसाइड करते हैं कि
यही एक अच्छा वक्त है कि मेरी मदर बीमार है और वो उनको कुछ याद भी नहीं है, तो बेहतर है कि वो और आशा शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी की आगे की जो ज़िंदगी है उसे हँसी खुशी मिलकर साथ बिताएं। और कुछ वक्त के लिए तो आशा जी को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया और उन्होंने शादी कर ली और फिर दोनों मिलकर साथ में काम करने लगे। आर डी बर्मन ने आशा जी के बच्चों को दिल से अपनाया और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जो हर औरत चाहती है कि उसके बच्चों को मिले, एक हंसता खेलता परिवार। इनफैक्ट एक औरत भी यही चाहती है और यही सोचकर वो शादी करती है कि उसको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, उसको प्यारे से बच्चे चाहिए और उन प्यारे से बच्चों को प्यार करने वाला एक प्यारा सा पिता चाहिए और उसे प्यार करने वाला एक प्यारा पति चाहिए। तो ये सारी जो ख्वाहिश थी आशा जी की, जो अधूरी रह गई थी, वो आर डी बर्मन साहब ने पूरा किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वही वाली बात है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। इंसान का वक्त ही उसको ऊंचाई पर लेके जाता है और वक्त ही नीचे गिराता है। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी परिवर्तन आता गया और वो परिवर्तन आर डी बर्मन के करियर के लिए अच्छा नहीं था और जिसकी वजह से उनका करियर जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। और अक्सर जब करियर में मर्दों को, पुरुषों को निराशा हाथ लगने लगती है तो वो धीरे धीरे शराब की तरफ जाने लगते हैं या शबाब की तरफ जाने लगते हैं। ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो शराब की तरफ जाने लगते हैं। उनको लगता है अगर हम नशे में रहेंगे तो इस प्रॉब्लम से कोसों दूर रहेंगे। कुछ लोग तो डिप्रेशन की गोलियां खाकर सोए रहते हैं कि जितना हम सोए रहेंगे उतना अपनी तकलीफ़ों के बारे में हम कम से कम सोचेंगे। इस वजह से भी लोग डिप्रेशन की दवाई बहुत ही मतलब खाने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा होता। तो बेटर है कि वो खुद को सुला करके कुछ वक्त के लिए उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं कि खाने में हम अपना ध्यान लगा करके जो है अपने डिप्रेशन को दूर करेंगे। या फिर कुछ औरतें होती हैं जो शॉपिंग पे चली जाती हैं चीज़ें एक से ज़्यादा खरीद लेती हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और साथ में स्पिरिचुअल काउंसलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। खैर ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। मैंने देखा है क्रॉनिक से क्रॉनिक डिप्रेशन में फँसा हुआ पेशेंट डिप्रेशन से बाहर आ सकता है अगर उसकी खुद की विल हो। अगर उसकी खुद की विल नहीं है ना, तो आप उसके सामने कितने भी लेक्चर दे दो, कितना भी उसको समझा दो, ये तो वही वाली बात हुई कि भैंस के आगे आप संस्कृत का कोई पाठ पढ़ रहे हो, ये तो वही वाली बात हो गई ना। तो ये बात होती है, जब तक एक इंसान में खुद में ये जज़्बा नहीं होता कि उसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, इस परिस्थिति से बाहर आना है, कोई भी काउंसलिंग उसका काम नहीं आती। और यहाँ पर एग्जैक्टली आर डी बर्मन जी के साथ भी यही हो रहा था। आशा जी ने उनको समझाने की हर तरीके से कोशिश करी, लेकिन वो सिचुएशन से नहीं निकल पाए और फिर लड़ाई झगड़ा, वही बद से बदतर ज़िंदगी जो शायद कभी उन्होंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में देखी थी, अपनी मैरिज में देखी थी, वही चीज़ उन्होंने दोबारा से देखनी शुरू कर दी। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उनको हुई, क्योंकि उनके बच्चे जो हो सकता है शायद उनको भी इस शादी से एतराज़ हो, लेकिन आशा जी ने भी उनको एश्योरिटी दी हो कि नहीं भई, ये जो इंसान है ये तुम्हारे पिता से भी बढ़कर तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेगा। तो बच्चों को कहीं न कहीं उन्होंने कन्विंस किया होगा, ये एश्योरिटी दिलाई होगी। हो सकता है बर्मन साहब ने भी उन बच्चों से बात करी हो, मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, ये मेरा खुद का सोचना है। तो ऐसे में फिर एक औरत कहीं न कहीं शर्मिंदगी तो अपने बच्चों के आगे महसूस करती है कि मैंने क्या अब सोचकर अपने बच्चों को जो है इस शादी के लिए राज़ी किया और अब वही सिचुएशन उससे बदतर हालत में आ गई है। जो चीज़ें मैं कभी नहीं चाहती थी मेरे बच्चे देखें, वो आज मेरे बच्चे देख रहे हैं।
तो ये होता है, औरत या मर्द दूसरी शादी कर तो लेते हैं, और स्पेशली जब उनका पहली शादी से बच्चा हो या बच्चे हों और दूसरी शादी भी कामयाब ना हो, तो फिर अपने बच्चों के लिए और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब आपके खुद के शादी से बच्चे होते हैं और उसी इंसान से आपकी नहीं बन रही होती है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन आपकी बच्चे किसी और शादी से हैं, आपने अब करंटली आप किसी और आदमी के साथ रह रही हैं, तब सिचुएशन थोड़ी-सी अलग हो जाती है। तो फिर आशा भोसले जी ने सोचा कि क्यों ना अलग रहा जाए, बच्चों को इस माहौल से निकाला जाए, और मैं जो हूँ बाद में यहाँ पर आकर थोड़ा वक़्त जो है बर्मन साहब को थोड़ा-सा स्पेस भी दूँ, और फिर बाद में उनके पास जब थोड़े से उनका शांत मन हो, तो शाम को आकर उनके पास बैठूँ, उनसे बात करूँ, उनकी देखभाल करूँ, उनके लिए खाना बनाऊँ, जो भी उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए दवाइयों का इंतज़ाम करूँ। क्योंकि कहा जाता है कि आशा भोसले जी बराबर से रोज़ जो थी आर डी बर्मन के घर जाती थी, उनके लिए खाना वग़ैरह, दवाइयाँ, उनके एक्सपेंसेस सब खर्चा वही कर रही थी, क्योंकि आर डी बर्मन का फाइनेंशियली भी सब कुछ धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा था। उनके पास भी कुछ नहीं बच रहा था। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ आशा जी को हो रही होगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, तब हस्बैंड्स की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए जो औरतें होती हैं वो बच्चों को लेकर निकल जाती हैं, मायके चली जाती हैं। तब क्या होता है, उनको पता होता है कि भई हमें ना सही लेकिन बच्चों के लिए तो हमारा पति हमें बुलाएगा, वो ना बुलाए लेकिन उसके माँ-बाप तो बुलाएँगे, क्योंकि भई उनके ही चिराग मतलब उन्हीं के खानदान का चिराग है मेरे पास, बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे ही किसी और के थे। तो देखिए, प्लीज़ इस बात को आप गलत मत लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों से अलग होना एक अलग बात होती है, और किसी और के बच्चों से अलग हो जाना, उसमें इतनी फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, आप उनको आर डी बर्मन जी ने भी आशा जी के बच्चों को ज़रूर अपनाया, प्यार दिया, लेकिन वही वाली बात होती है कि कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग्स होती हैं, वो अलग तरीके की होती हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी फादर्स होते हैं, जो अपने ही बच्चों से बिल्कुल मुँह मोड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मुँह नहीं मोड़ते हैं, मोड़ लेते हैं, लेकिन वो रेयर केसेज़ होते हैं। ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए तो हर कोई सोचता है, और आजकल के जो फादर्स हैं, वो मदर से ज़्यादा मुझे अटैच लगते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक बात मैंने देखी है, तो यहाँ पर आशा जी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट रहा होगा कि ये मेरी एक तरीके से सेकंड मैरिज थी, और वो भी फेल रही, और मेरे बच्चों ने, क्योंकि जब उनकी पहली शादी हुई थी तो 2 बच्चे हो चुके थे और तीसरा होने वाला था, और इस शादी के टूटने पर तो तीनों बच्चे एक अच्छी खासी उम्र में हैं। तो उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो उस बात का भी गिल्ट, और दूसरा कि भई ज़माने के खिलाफ जाकर शादी की है, तरह-तरह की तोहमतें लग रही हैं। अब ऐसे में मैं इस रिश्ते को कैसे छोड़ दूँ, और ऐसे बेजान रिश्ते में जान डालूँ तो डालूँ कैसे? वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश उसी दिन नाकामयाब हुई जब आर डी बर्मन ने ये दुनिया छोड़ दी। वो बात अलग है कि उनकी मदर फिर कई सालों के बाद उनकी डेथ हुई 2007 में। कहा जाता है कि 94 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आर डी बर्मन की डेथ हुई, और उसके करीबन कई साल बाद 2007 में जो है आर डी बर्मन जी की मदर की डेथ हो गई। अब आशा भोसले जी का आर डी बर्मन की मदर के साथ में कैसा रिलेशनशिप था, उन्होंने उनकी देखभाल की या नहीं की, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो आर डी बर्मन जी की जो मदर हैं, वो उनकी डेथ 2007 में हुई। जबकि डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो ज़्यादा जिएँगी नहीं, लेकिन वो ज़्यादा जी गईं,
और उधर आर.डी. बर्मन ने अपनी ऑलरेडी हालत खराब कर ली थी, डिप्रेशन, ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि वक्त ही एक रिश्ता बनाता है और वक्त ही रिश्ता जो है वो खराब करता है। कभी भी सबका वक्त एक जैसा नहीं रहता है। मतलब आप इसको एक अच्छा वक्त कह लो या पाप पुण्य कह लो, कुछ भी कह लो, हमें लगता है कि देखो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, लेकिन सच पूछें, अगर स्पिरिचुअल ग्राउंड से पूछे, तो जब तक आपके पुण्य के संजोग हैं, आपको हर तरीके से हर कोई आपके आगे पीछे घूमता है, आपको आपकी लल्लो पच्चो करता है, लेकिन जब इंसान का पुण्य का पासपोर्ट खो जाता है, तब आपका अपने से अपना प्यारा भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो यही हालत इन दोनों की भी हुई। जब इनका वक्त अच्छा था तब ये एक दूसरे के करीब आए, और जब वक्त बुरा आया, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हुई, तो ये दोनों अलग हो गए। अब इस रिश्ते में कितनी जेन्युइननेस थी, कितना स्वार्थ था, कितना निस्वार्थ था, प्यार था, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन ये डिस्टर्बिंग चीज तो है कि जब समय अच्छा होता है तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब समय आपका खराब चल रहा होता है तब आपको आईने में खुद की शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा होता, आप खुद की भी परछाई से डर रहे होते हो। तो ये समय ही जो है, कहते हैं ना, बनाता है और मिटाता है। तो समय ने, वक्त ने, कहते हैं ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बिल्कुल ये गाना परफेक्टली फिट होता है आर.डी. बर्मन और आशा जी के रिश्ते के ऊपर। और ये रिश्ता फिर खत्म हो गया क्योंकि आर.डी. बर्मन जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, और जो आशा भोसले थी उन्होंने भी फिर अपने आप को वापस से रिवाइव किया, अपने आप को जो है उन्होंने संभाला, क्योंकि उनके बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी ना चाहते हुए भी जाने अनजाने अन्याय कर चुकी थी, तो उनको इस दुख से बाहर निकलना था। बहुत सारे गिल्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आखिरी वक्त था, मुझे काम करना था, क्योंकि आशा जी को तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी थी। नो मैटर, वो आर.डी. बर्मन जी के लिए कोशिश भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उनके बच्चे थे। अगर वही बैठ जाती तो फिर उनके बच्चों का क्या होता, उनके भविष्य के क्या होता। तो ऐसे में इस दौरान भी आशा भोसले जी ने काफी बातें सुनी, काफी कुछ सुना। अब रियल में क्या रीजन था मुझे नहीं पता। ये बात तो आर.डी. बर्मन और आशा जी के साथ ही इस दुनिया से जा चुकी है, और अब उनके करीबी भी क्या बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो कितना सच होगा, कितना झूठ होगा, हमें क्या पता। क्योंकि जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी सफाई देने के लिए वो है नहीं, तो फिर हम क्या भी विश्वास रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक रिश्ता था। कहने को जब सब कुछ अच्छा था, हम एक दूसरे के थे, वक्त बदला तो हमारे हालात भी बदले, एक दूसरे के लिए जज्बात भी बदले, तो ये सिचुएशन हुई। अब इसमें मैं किसी की भी गलती नहीं कहूंगी। किसकी गलती कहें, आशा जी की या आर.डी. जी की? वो संभाल नहीं पाए नाकामयाबी को, और इधर जो है आशा भोसले जी को एक बीवी से ज्यादा एक माँ की जिम्मेदारी ज्यादा उन्हें सही लगी, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो उन्हीं पर आश्रित थे, और उन्हीं के लिए ही अब तक वो लड़ती हुई आई थी जमाने से, दुनिया से, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। तो फिर वो कैसे चीजों को गिव अप कर सकती थी। वही कहते हैं ना कि माँ और पत्नी में से जो माँ होती है वो हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, बीवी कहीं ना कहीं बैक फुट पे चली जाती है। तभी तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा सबसे पहले होता है। तभी तो माँ के कदमों में जन्नत कहा गया है, क्योंकि माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही रीजन है कि आशा जी नहीं चाहती थी कि कहीं से भी मेरे बच्चों की जिंदगी पर कोई गलत असर पड़े। इसके लिए उनको आगे बढ़ना पड़ा, अपने आंसू पोंछने पड़े। लोगों ने तरह तरह की बातें करी, तरह तरह के लालचन लगाए, लेकिन सच तो ये है कि एक माँ
कभी नहीं हार सकती। शायद एक पत्नी हार सकती है, पत्नी के रूप में शायद वो हार चुकी थी, लेकिन एक माँ के रूप में वो हारना नहीं चाहती थी। इसलिए आरडी बर्मन जी के जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया, अपने आप को वक्त रहते संभाल लिया, और फिर ऐसा संभाला कि उन्होंने एक नई मिसाल बना दी। उसमें भी लोगों ने कई बातें करी, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन वही वाली बात है कि दुनिया की परवाह अगर हम करते रहेंगे, तो जो लोग वाक़ई हम पर आश्रित हैं, जिन्हें वाक़ई हमारी ज़रूरत है, हम उनके लिए कैसे फिर अवेलेबल रहेंगे? कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यही एक सबसे बड़ा रोग होता है, जो आपको न जाने कितने रोग और मुफ्त में दे जाता है। इसी रोग के चलते न जाने कितने रोग हम लोग और बुला लेते हैं। तो यही वाली बात होती है, लेकिन आशा जी ने बड़े हिम्मत के साथ सारी चीज़ों को सँभाला। देखिए, मैं उनको पर्सनल लाइफ़ से नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता, ये बातें जितनी भी मैंने सुनी हैं, जानी हैं, मैं उसके बेसिस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ। असल ज़िंदगी में वो कैसी थीं, उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन जो भी उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से जो भी मैंने सुना है, मैं उसके बेसिस पर ये कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ें उनसे भी गलती हुई होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक रोल जो था, उन्होंने बखूबी निभाया और उस पर वो मरते दम तक अडिग रहीं। वो थी एक अच्छी माँ की भूमिका, अच्छी माँ का फ़र्ज़। नो मैटर उनके दोनों बच्चे, तीनों में से 2 बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और मैं जानती हूँ एक माँ के लिए ये बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। और कहीं न कहीं जो माँ होती है, वो अपने आप को ही हर चीज़ का ज़िम्मेदार मानती है जब बात उसके बच्चों से रिलेटेड आती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत बरती, अपने आप को सँभाला, सारे गमों को अपने अंदर उन्होंने समेटते हुए, हँसते-मुस्कुराते हुए वो गाती चली गई, गाती चली गई और गाती चली गई, और गाते-गाते अब वो इस दुनिया से भी जा चुकी हैं। तो ये थी उनकी ट्रेजेडी भरी ज़िंदगी और उनका एक फ़ेल्ड रिलेशनशिप, जिसको पता नहीं वो किस नज़र से देखती होंगी, शायद अफ़सोस भी जताती होंगी, या फिर अच्छा वक़्त तो उन्होंने आरडी जी के साथ बिताया, जब उनके अच्छे दिन थे, सब कुछ अच्छा था, तब इंसान बहुत सारी मेमोरीज़ बनाता है। तो यकीनन वो मेमोरीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रही होंगी, और इस मेमोरीज़ के साथ उन्होंने कितने गाने भी बनाए, जो आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं, जो अपने आप में ही एक इतिहास रच चुके हैं। इतने खूबसूरत उनकी यादों को समेटते हुए, उनको याद करते हुए, मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू आशा जी का नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने आरडी जी के लिए कभी कुछ गलत कहा। अगर कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने ये बात बोली कि आरडी बर्मन नाक से गाते थे, तो उनको गुस्सा आता था। वो कहती थी कि मैं उसे थप्पड़ मारूँगी। आई थिंक ये बात शायद हिमेश रेशमिया ने बोली थी, जब उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो नाक से गाते हैं। तब उन्होंने बोला था कि आर डी बर्मन भी तो गाते थे, तो आशा जी को बड़ा गुस्सा आया था। तो वो प्यार भी करती थी, लेकिन वही वाली बात है कि कभी-कभी जिससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हम नहीं रह सकते। उससे दूर जाना ही उसकी कभी-कभी उसी इंसान की बेहतरी के लिए होता है, और खुद की बेहतरी के लिए भी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उससे कुछ वक़्त की दूरी उन्होंने बनाई ज़रूर थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया से ही वो शख़्स चला जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आर डी बर्मन इस दुनिया से गए होंगे, तो कहीं न कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारे अफ़सोस के बादल उनको घेरते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिदक, सब्र रखा और अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाया। जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतने कड़े फ़ैसले लिए, काफ़ी कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, उन तीनों बच्चों में से 2 बच्चों की डेथ हो गई। तो फिर भी उन्होंने हर चीज़ को सँभालते हुए आगे बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद अब तो ख़ैर वो इस दुनिया से ही जा चुकी हैं। और मेरी इस चैनल की तरफ से, डेप्थ क्वीन की तरफ से, मैं उनको बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, और बहुत सारे उनके खूबसूरत गाने हैं,
जो आज की जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गाए थे। बहुत सारा उनका, आप अगर देखेंगे, अगर ढूंढेंगे उनके गाने तो बहुत सारे होंगे जो आज की जनरेशन भी गुनगुनाती होगी। ए आर रहमान के साथ मिलकर उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, और जो मैं सुन सुन कर ही बड़ी हुई हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए भी ये थोड़ा सा, मतलब क्या कह सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना कहूँगी कि आशा जी जहाँ भी रहें खुश रहें, उन्हें सुकून मिले। बहुत कुछ झेला है उन्होंने, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक सच्चा कलाकार, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कभी मरता नहीं है। वो अपनी कला के रूप से हमेशा हमारे दिलों में रहता है। और आशा जी के इतने गाने हैं, इतने गाने हैं, जिसे मतलब हम लोग इतना हमने सुना है, और आगे भी ये गाने सुने जाएंगे, और आशा जी को ऐसे ही याद किया जाएगा। लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी दोनों ने जो इंडस्ट्री में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, वो कोई भी नहीं भूल सकता। और उसके बारे में बात भी हम क्या करें, हमारी ऐसी हैसियत भी नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना क्या बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे शब्द हो सकता है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे भाव हैं, जो मेरे इंटेंशन है, वो यकीनन आप लोग समझेंगे। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और मेरा मकसद किसी भी रिश्ते पर कोई सवाल खड़ा करना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के पीछे की जो डेप्थ है उसको आप लोगों के सामने लाना है, कि क्या सोचकर इंसान रिश्ता बनाता है, और वक्त के थपेड़े उस रिश्ते को क्या से क्या बना देते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल आशा जी और आर डी बर्मन का रिलेशनशिप था। मैं ये नहीं कहती कि इनका रिलेशनशिप खराब था या इन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी कुछ रिश्ते मतलब टूटने के लिए ही बनते हैं, और उनको मिलना होता है बिछड़ने के लिए। तो ऐसे होते हैं रिश्ते। तो इसमें हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। बस हमें समझना है तो जज़्बातों को समझना है, कि उस वक़्त क्या सिचुएशन रही, क्या जज़्बात थे, क्या उन जज़्बातों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीज़न लिया, और ऐसी क्या विकट परिस्थिति हो सकती थी या होने वाली थी जिसके चलते उन दोनों ने अपनी राहों को कुछ वक़्त के लिए अलग कर लिया। स्पेशली आशा जी ने अपने बच्चों के साथ कुछ वक़्त के लिए अपना एक अलग मकान लेकर वो रहने लगी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, ये तो वही जानती हैं। बट जो भी था, ये जो शादी थी, ये जो रिश्ता था, और जिस तरीके से इसका एंड हुआ, ये बहुत ज़्यादा दुखद था। बाकी रियल में एग्ज़ैक्टली इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये तो यही दोनों जान सकते हैं, बता सकते हैं और जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात इन्हीं के साथ चली गई, और अब क्या कह सकते हैं। बट ठीक है, जो भी था बहुत खूबसूरत था, और इन दोनों जोड़ी ने मिलकर काफ़ी अच्छे गाने बनाए हैं, जो हम हमेशा सुनेंगे, याद करेंगे। जैसे हम आर डी बर्मन जी को याद करते हैं उनके डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक के लिए, वैसे ही आशा भोसले जी को तो मतलब याद करना ना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने गाए हैं। एक गाना तो मैंने अपने शॉर्ट में भी लगाया है यूट्यूब के, क्योंकि मैं बचपन में ये गाना बहुत सुनती थी, और ये जो लाइन थी जिसको मैंने अपने शॉर्ट में लगाया था, ये लाइन मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और ये आशा भोसले जी ने ही गाया है, रंगीला मूवी का गाना है, और ये उस ज़माने का बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग हुआ करता था। और ये मूवी भी शायद आर डी बर्मन जी के इस दुनिया से जाने के बाद ही ये आई थी मूवी, जिसका गाना ए आर रहमान ने कंपोज किया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से ईयर में रंगीला मूवी आई थी, मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन शायद आर डी बर्मन जी के जाने के बाद ही ये आई। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। आई होप जो भी मेरे इमोशन थे वो मैं आप लोगों तक
सही तरीके से पहुंचाने में कामयाब रही हूँ। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा फंबल हो जाती हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर बैठी नहीं होती हूँ। जो दिल में आता है वो मेरी ज़बान पे आता जाता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें मैं नहीं बयां कर पाती हूँ, इसलिए थोड़े शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, और अब मैं पक्का से वीडियो बंद कर रही हूँ और वीडियो को लंबा नहीं करूँगी।